हेलो एवरीवन, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है ड्रीम लाइफ। हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जो क्लास 6 टू क्लास 10 एनसीईआरटी और एससीईआरटी को डिटेल्स में कवर कर रहे हैं। आज एनसीईआरटी क्लास 7 का ये लेसन 6 है जिसका नाम है मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उपोष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। ये क्या होते हैं इसको डिटेल्स में समझते हैं। इससे क्वेश्चंस बनते हैं, हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में 2 या 3 नंबर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लिखा गया है कि उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश ये क्या होते हैं, इसको हम लोग समझते हैं कि इसमें रहने वाले लोग कैसे होते हैं, उनका नेचर कैसे होते हैं, इसमें क्या क्या मौसमी घटनाएं होती हैं। आइए हम लोग इसको डिटेल्स में कवर करते हैं। उससे पहले हम लोग को एक चीज़ मैप देखना होगा जिससे हम लोग का यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे एक मैप बनाए थे, इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने इसको दिखाया था। ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा काटा गया है। अब पृथ्वी पे नहीं काटा गया है, इसको हम लोग ऐसे मैप पे मान लेते हैं कि बीचों बीच एक रेखा है। इसी को बोला जाता है विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा के ऊपर ये जो लाइन यहाँ पे क्रॉस किया गया है जो ब्लू पेन से, इसको बोलते हैं हम लोग उष्णकटिबंधीय। और नीचे भी यहाँ तक है उष्णकटिबंधीय, यानी विषुवत रेखा से इतना दूर और ये इतना दूर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उष्णकटिबंधीय, ठीक है। उष्ण का मतलब होता है गर्मी, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सालों भर गर्मी पड़ता है और यहाँ का जलवायु में नमी होता है और ये बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे होता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग उष्णकटिबंधीय। और एक होता है उपोष्णकटिबंधीय जिसको शीतोष्ण भी बोलते हैं, उपोष्णकटिबंधीय। यहाँ से यहाँ ये जो दिख रहा है लाइनिंग, और यहाँ से यहाँ, यानी कि इसके ऊपर क्या बोलते हैं हम लोग, साउथ पोल, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। तो विषुवत रेखा के ऊपर ये जो लाइन दिया गया है इसको बोलते हैं हम लोग उपोष्णकटिबंधीय, और इसको भी बोलते हैं हम लोग उपोष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में अंतर होता है, ठीक है। और जो सबसे टॉप पे उसको बोलते हैं शीत कटिबंध, ठीक है। तो 3 प्रकार के हमारे मतलब मैप पे 3 प्रकार के पृथ्वी पे कटिबंध होते हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग समझ गए। अब चलिए इसको समझते हैं डिटेल से बुक की वजह से। बुक में तो ये जो दिया है एक बस कन्वर्सेशन है 2 लोगों के बीच में, टीचर में और उनके अंकल के बारे में। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके मन में, रेणुका के मन में, रेणुका नाम की एक लड़की थी, उनके मन में जो जो क्वेश्चन आते थे वो पूछती थी अपने अंकल से। तो उसका सारा यहाँ पे उनके अंकल ने आंसर दिया है और इस बुक में दिया गया। आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन दिया गया है, अमेजन बेसिन में जीवन। अब समझते हैं कि हम लोग अमेजन क्या है, बेसिन क्या है। तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले अमेजन एक जंगल है जो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। अमेजन क्या है, एक जंगल है बहुत बड़ा, यानी पूरे विश्व का सबसे बड़ा वन पाया जाता है, उसमें जंगल है बहुत बड़ा। वो अमेजन एक नदी भी है, मतलब अमेजन जंगल से एक नदी भी निकलती है, ठीक है। और वहाँ पे समझते हैं बेसिन क्या होता है। तो बेसिन वह होता है जैसे नदी, मान लीजिए अमेजन बहुत बड़ा नदी है, उसकी कुछ सहायक नदी होती है। सहायक नदी का मतलब होता है, मान लीजिए कि पृथ्वी के बीचों बीच से एक नदी जा रहा है। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, मान लीजिए यहाँ से एक नदी जा रहा है, मान लीजिए अमेजन नदी है। तो अमेजन नदी में मान लीजिए इधर से कोई नदी आके जुड़ गया, इसमें कोई नदी इधर से आके जुड़ गया, कोई नदी इधर से आके जुड़ गया। अब ये जाके समुद्र में गिर जाएगी, ठीक है। तो ये सहायक नदी जो होती है, तो ये क्या होता है कि यहाँ पे क्या लिखा है, बेसिन। बेसिन का मतलब होता है वैसा जगह जहाँ पे कुछ पानी इकट्ठा रहता है और वहाँ के ज़मीन को क्या करता है, खाली कर देता है, उसी स्थान को बेसिन बोलते हैं। तो अमेजन जो है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है। अमेजन बेसिन पूरे विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है, याद रखिएगा। तो अमेजन बेसिन के आसपास जितने लोग रहते हैं उनका खान पान कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, इसी के बारे में हम लोग समझते हैं। हम लोग समझ गए अमेजन क्या है। अमेजन एक विश्व का सबसे बड़ा जंगल है, ठीक है। यहाँ इतना ज़्यादा जंगल है कि हमारे पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यहीं से प्राप्त हो, मतलब करते हैं मनुष्य। ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं अपने अंदर सबसे ज़्यादा यहीं से प्राप्त होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे समझ गए हम लोग। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखेंगे, ठीक है। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय का मतलब हम लोग समझ गए जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्म होता है, यानी विषुवत रेखा के ऊपर और नीचे। कर्क रेखा, अब कर्क रेखा हम लोग समझ लिए हैं कहाँ पे है। देखिए हमारा जो ये पृथ्वी है इसके बीचों बीच यहाँ से एक कर्क रेखा गया है, ठीक है। एक कर्क रेखा गया है। हमारा भारत कहाँ पे है, हमारा इंडिया यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे हमारा इंडिया है,
ठीक है। तो इंडिया कहाँ पे हमारा कर्क रेखा के बीचों बीच है, यानी ये उष्णकटिबंधीय में जाता है और शीतोष्ण में भी आता है, यानी दोनों में भी मध्य में है ये, ठीक है। तो देखिए उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है, यानी कि उष्णकटिबंधीय कहाँ पे है, देखिए ये हमारा विषुवत रेखा है, ये क्या है उष्ण प्रदेश है, और यहाँ से यानी कि यहाँ पे कर्क रेखा गुजरा है और यहाँ पे एक मकर रेखा गुजरा हुआ है, यानी कि विषुवत रेखा के ऊपर से एक कर्क रेखा गया है और एक मकर रेखा गया है। यहाँ पे देखिए कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे है, ये जो लाइन है, ठीक है। और ये क्या है, मकर रेखा हमारा है, ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। तो ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा उष्णकटिबंधीय प्रदेश है इसी के बीच में है, यानी इसके और इसके, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है वो कहाँ पे है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीचों बीच है, ठीक है। अब देखिए भूमध्य, भूमध्य का मतलब होता है पृथ्वी के बीचों बीच। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग में भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं, यानी कि इसके 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं, यानी कि भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण में हम लोग जाएंगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं, उसी भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश, ठीक है। अमेजन नदी इस प्रदेश से होकर गुजरती है, यानी अमेजन नदी कहाँ से गुजरती है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश से होकर गुजरती है, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। और ये जो कर्क रेखा है हमारे भारत के 8 राज्यों को काटती है, क्योंकि हमारा भारत कहाँ पे है, कर्क रेखा के बीचों बीच है, ठीक है। अब देखिए अमेजन नदी नदी इस प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है। ध्यान दें कि पश्चिम से पर्वतों से निकलती है, यानी जो अमेजन नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो पश्चिम में पर्वत है वहीं से ये निकलती है, निकलकर पूर्व में अंध महासागर में पहुँचती है, और ये पश्चिम से निकलती है और पूर्व में जाके कहाँ पे गिरती है, वो अंध महासागर में मिल जाती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अमेजन नदी कहाँ से निकलती है, तो पश्चिम में निकलती है, पर्वत से निकलती है और पूरब में अंध महासागर में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बीपीएससी बना सकता है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है, यानी कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है, यानी कि हमारा जो मान लीजिए कि अमेजन नदी है वो कहीं ना कहीं जैसे महासागर में जाके मिला, तो जहाँ पे मिला उसी स्थान को क्या बोलते हैं, मुहाना बोलते हैं। आया बात समझ में, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसी नदी को हम लोग मुहाना कहते हैं। आगे समझ, मुहाना किसको बोलते हैं, कोई नदी जाके जहाँ दूसरी नदी में मिलता है। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदी भी है, अभी हमने बताया था चित्र के माध्यम से कि ये हमारा क्या है, बीचों बीच मान लीजिए एक नदी जा रहा है तो यहाँ से कुछ नदी इधर से आ गया, जैसे नहीं देखते हैं गंगा नदी जा रहा है उसमें कोई आकर नदी इधर से मिल गया है, कोई नदी इधर से मिल गया है, तो जो नदी मिली है इसी नदी को सहायक नदी बोलते हैं। तो अमेजन नदी में बहुत सारी क्या है, सहायक नदी मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है, ठीक है। यह नदी बेसिन कहाँ पे है, जो नदी बेसिन है अमेजन का वो कहाँ पे है, ब्राज़ील के कुछ भागों में है। जैसे अमेजन बेसिन के ये ब्राज़ील के कुछ भागों में, ब्राज़ील क्या है, कंट्री है। पेरू क्या है, वो भी एक कंट्री है, पेरू के कुछ भागों में है। बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग में अपवाहित है, यानी यहाँ से बहती है, यानी इनको नामों को याद रख लेना है, ब्राज़ील, पेरू, ये जो लिखा है इसको याद कर लेना है, यानी यहीं से क्या होती है, अमेजन नदी बहती है, ठीक है। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों का नाम बता सकते हैं जिनके भूमध्य रेखा गुजरती है, तो यहाँ से एक मैप में हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग के ज़रूरी ये नहीं है, हम लोग का ज़रूरी यहाँ पे एक लाइन दिया गया है वो ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं, जब देखिए मान लीजिए जो अमेजन है वो अमेजन नाम क्यों पड़ा, तो यहाँ पे दिया गया है, जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच, यानी जिसको बोलते हैं हेड गियर, एवं घास के स्कर्ट मतलब जो होता है ना, लोग जो लेडीज़ लोग पहनती हैं स्कर्ट पहनने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने इन पर आक्रमण किया। यानी ये जब स्पेन के लोग कुछ थे वो खोज के लिए निकले थे तो क्या किया, स्थानीय जो आदिवासी लोग थे उन पर आक्रमण कर दिया। इन आक्रमणकारियों ने इन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिलाओं योद्धाओं के आक्रमण समूह की याद दिला दी। यानी इससे पहले एक घटना हुआ था, उनका नाम था उस महिलाओं का अमेजोन्स नामक महिला थी, वो मतलब बूढ़ी महिला थी, तो उनको याद आ गया इन लोगों को, तो वहीं से एक नाम पड़ गया अमेजन, ठीक है। इस प्रकार यहाँ का नाम क्या पड़ गया, अमेजन। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किसके नाम पे अमेजन पड़ा है, तो किसके नाम पे, तो अमेजोन्स नामक महिला के नाम पे पड़ा है, ठीक है। वो एक क्या थी, योद्धा थी, मतलब बहुत ज़्यादा वो लड़ाई की थी, ठीक है। तो अमेजोन्स नामक महिला के नाम पर क्या पड़ा है, अमेजन नाम पड़ा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन दिया गया है जो इंपॉर्टेंट है, सहायक नदी हम लोग समझ लिया है।
यह छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी से मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस स्थान पे पानी बहा कर ले जाती है उसका बेसिन तथा जल संग्रह कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है। यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि विश्व का सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा बेसिन कौन है, अमेजन है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है। अब चलिए अब यहाँ पे हम लोग आ गए जलवायु। जलवायु मतलब होता है क्लाइमेट। जैसा कि आप मानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैली है, ठीक है, और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि जलवायु जो होती है अमेजन बेसिन में कैसा होता है, तो यहाँ पे कैसा होता है, गर्म एवं मतलब गर्म भी रहता है और नम भी रहता है, यानी दोनों प्रकार के रहते हैं जलवायु। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होते हैं, ठीक है, तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वहाँ भी किसी पूर्व चेतावनी के दिन मतलब देखिए अमेजन जो है ना वहाँ पर प्रत्येक दिन वर्षा होता है और यहाँ पे फिक्स टाइम नहीं है और पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि यहाँ पे वर्षा होने वाली है, तो ये भी मुसीबत का बात है। वर्षा वन, वहाँ पे वर्षा वन होता है, ठीक है, अमेजन में। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं, मतलब बहुत घना घना वन उग जाता है इस वन में, यानी अमेजन में, अमेजन के जंगलों में। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, वन इतने घने हो जाते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं से छत बन जाता है, मतलब एक दूसरे से वो पूरा मतलब सघन हो जाते हैं, मतलब यहाँ तक कि पृथ्वी दिखाई नहीं देता है, वो इतना घना हो जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं आता, यानी सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाता है क्योंकि वो पत्ते और डालियों से वो ढका रहता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है, यानी जब प्रकाश सूर्य पे नहीं आएगा तो जो भूमि है वो क्या होता है, उन लोगों को मतलब प्रकाश रहित यानी बिना प्रकाश के रहना पड़ता है। तो बिना प्रकाश के कोई पौधा हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। हम अपने आसपास अगर कोई भी पौधे लगाते हैं तो उन लोगों को क्या चाहिए, प्रकाश तो चाहिए ही बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, लेकिन वहाँ के पौधे को प्रकाश नहीं मिलता है और वहाँ की जो मिट्टी है उनको भी प्रकाश नहीं मिलती, इसलिए उसमें क्या होता है, नमी रहता है, यानी पानी के जैसा नमी रहता है। लेकिन यहाँ केवल वह वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता होती है, यानी वहीं पे अमेजन में केवल वही उसी प्रकार के प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रो हो पाते हैं जिनको मतलब सूर्य के प्रकाश की नीड नहीं होती है। जैसे परजीवी पौधे, परजीवी हम लोग को पता है जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, के रूप में यहाँ पे दो प्रकार के पौधे हैं, आर्किड, ठीक है, और ब्रोमीलायड। आर्किड और ब्रोमीलायड दो प्रकार के पौधे हैं, परजीवी पौधे हैं जिनको सूर्य के प्रकाश की नीड नहीं है, वो छाया में भी पनप सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वर्षा वन में कुछ प्राणी जीव जंतु भी पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या पाया जाता है, एक टुकन नाम की पक्षी पाई जाती है, गुंजन पक्षी है, टुकन गुंजन पक्षी, ठीक है, और मकाओ भी पाए जाते हैं, रंगीन पक्षती वाले मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत से वो अलग होते हैं, जो भारत में पक्षी पाया जाता है उससे ये सब अलग होते हैं, ठीक है, यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में क्या क्या पाए जाते हैं, तो बंदर, स्लॉथ हम लोग पढ़े थे, स्लॉथ क्या होता है, बहुत ज़्यादा सोता है, चींटी, ठीक है, और टैपीर, यहाँ पे ये सब पाया जाते हैं। सांप भी पाया जाता है, मतलब बहुत प्रकार के यहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं। अजगर भी पाया जाता है, एनाकोंडा भी यहीं पे पाया जाता है, बोआ भी यहीं पे पाया जाता है, तो बहुत प्रकार के यहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। अब चलिए एनाकोंडा एवं बोआ कुछ प्रजाति भी इसमें पाया जाता है। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी पाए जाते हैं, इस बेसिन में निवास करते हैं, ठीक है। मांस खाने वाली क्या होती हैं, पिरान्या मत्स्य समेत मछलियों का विभिन्न प्रजाति भी पाई जाती है, यानी कुछ ऐसे मछली वहाँ पे पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, मांस खाते हैं, ठीक। हम लोग यहाँ पे मछली को खाते हैं और मछली जो होती है वो मांस खाती है। वो कहाँ पाई जाती है, अमेजन के नदी में पाई जाती है। इस प्रकार जीवों का विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है, यानी ये बहुत ज़्यादा क्या है, वहाँ पे डेंजर भी इसको बोल सकते हैं हम लोग, मतलब इतने भयानक भयानक कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, बहुत डेंजर, ठीक है। तो हम लोग उससे यहाँ पे एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या निकला है, यहाँ से इस पेज में दो चीज़ें कि परजीवी पौधे दो प्रकार के पाए जाते हैं अमेजन के जंगलों में, जो आर्किड और ब्रोमीलियाड पाए जाते हैं, इनको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। और यहाँ पे कुछ जीव जंतु हैं, मतलब जिसका नाम दिया गया है, वो लोग भी आप लोग नोट कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन अमेजन, या फिर ऐसा पूछ देगा, मान लीजिए इसका नाम दे देगा, पूछेगा निम्नलिखित में से ये क्या है, तो पक्षी है कि जानवर है कि क्या, ऐसे भी दे सकता है। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, वैसे नोट्स में कवर कर लिया जाएगा। अब चलिए वर्षा वन की निवासी, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, उससे पहले हम लोग यहाँ पे क्या आप जानते हैं इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए
ब्रोमीलियाड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। इनको इसमें क्या होता है, जो पत्ती होते हैं ना उसमें अपने जल को संचित कर रखता है, यानी इकट्ठा करके रखते हैं जल को अपने पौध मतलब पत्ती में। और जो मेढक होते हैं वैसे वैसे प्राणी क्या करते हैं, इस पॉकेट का इस्तेमाल करके जो पानी भरा रहता है उसमें और अंडा देने में सहायता ले लेते हैं, यानी अंडा देने में मदद करता है वो पौधा, ठीक है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब चलिए वर्षा वन के निवासी यानी कि जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं। तो देखिए यहाँ के लोग छोटे से छोटे वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं, ठीक है। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए इस बेसिन का मुख्य विशेषता है मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील भी पाई जाती है। चाप झील मतलब क्या होता है, जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि मान लीजिए कोई नदी आ रही है बहते बहते बहुत ऊपर से और जैसे मैदानी इलाके में आएगी वो क्या हो गया अलग अलग भागों में फैल जाएगी, तो कुछ क्या होगी एक गड्ढा बना के यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी, उसी को बोलते हैं चाप झील, यानी कट के अलग हो जाना, ठीक है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है, यानी कि अमेजन बेसिन का जलवायु कैसा है, मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच रहता है, ये नोट कर सकते हैं आप लोग कि मानसून वहाँ पे कब रहता है, तो मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर तक। ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी के दिनों में गर्मी एवं शीत की ऋतु में ठंड पड़ती है, ठीक है। बेसिन क्षेत्र में जिस प्रकार की स्थलकृतियाँ हैं जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण का मुख्य भूमिका है। तीव्र ढाल वाले पर्वत क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्रों में कम लोग रहते हैं। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमने इसको पढ़ लिया है, ठीक है। यहाँ से इम्पोर्टेंट, ठीक है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्यावरण जल की आवश्यकता होती है, उसी समय उसी क्षेत्र में जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसल है, क्या क्या है, गेहूँ है, मक्का है, ज्वार है, चना है, बाजरा है, गन्ना एवं जूट जैसी नगदी फसल, ठीक है। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है कि जैसे मान लीजिए पूछ ले चाय का बागान कहाँ मिलते हैं, तो असम में पाए जाते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ा यानी कहाँ मिलता है, बिहार और असम के कुछ भागों में मिलता है। सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है, यानी कि सिल्क का उत्पादन सबसे ज़्यादा यहाँ किया जाता है तो बिहार और आसाम में। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिका में फसल उगाई जाती है, वेदिकाओं में फसल उगाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि वेदिकाओं में फसल कहाँ उगाई जाती है, तो मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर, ठीक है। अब चलिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट है जो अभी टीयर 3 में एक क्वेश्चन आया था, ये देखिएगा आप लोग। विभिन्न भू आकृति, भू मतलब भूमि, आकृति तो पता है शेप। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे में विभिन्नता पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स होते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है के मैदान में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र के मैदान क्षेत्र में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से कि डेल्टा जो क्षेत्र है वो किस चीज़ से घिरा हुआ है, तो ये मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। कौन से वन से, तो मैंग्रोव वन से। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, चीर। अभी क्वेश्चन आया था टीयर 3 में 1 to 5 के एग्जाम में, देख लीजिएगा आप लोग जाके। चीर, देवदार एवं फर जैसी शंकुकारी पेड़ पाए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो यहाँ से एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अब एक एक लाइन कहने का मतलब है जैसे हमने हाईलाइट करके बता दिया है कि असम में क्या पाए जाते हैं, बिहार में सिल्क पाए जाते हैं, वैसे देवदार चीर के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा, यहाँ से पाए जाते हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नोट्स में आपको A to Z मिल जाएगा, इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा है जनसंख्या घनत्व, हम लोग सुनते आए हैं जनसंख्या घनत्व, इससे पहले एक लाइन दिया गया है, ये पढ़ते हैं, आओ कुछ करके सीखें। ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। अब ब्रह्मपुत्र जो नदी है, जैसे भारत में नाम उसका ब्रह्मपुत्र है, आप चीन में चला जाइए वहाँ पे अलग नाम है, नेपाल में अलग नाम है, तो इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो या तो आप लोग इसको गूगल कर सकते हैं या फिर आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगा इजीली। यहाँ पे ये आप लोग समझ गए कि ब्रह्मपुत्र नाम जो है केवल भारत में है, लेकिन अन्य देश में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब चलिए समझ लीजिए जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है। जनसंख्या घनत्व हम लोग सुनते हैं, लेकिन ये क्या है, तो एक वर्ग
किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोग को क्या कहते हैं, इसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, जैसे उत्तराखंड क्या है, एक राज्य है, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, 189 है, यानी कि 1 किलोमीटर में मात्र 189 लोग ही रहते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में 1029 है तथा बिहार का घनत्व 1002। अब बिहार का क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, बिहार स्पेशल आप लोग को एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, इस बुक में ही मिलेगा। तो बिहार में सबसे ज़्यादा बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1102 है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए क्रियाकलाप, जूट बांस सिल्क से बने सी हमारे लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझ गए। अब चलिए, बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें हाथी, बाघ ये सब पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट है, एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि असम में भी पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, ठीक है, एवं मगर पाए जाते हैं, यानी मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक है, नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन लोकप्रिय मछली की प्रजाति है, तो इसमें से 2 ऑप्शन दे देगा, एक हटा देगा। ठीक है, मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मुख्य आहार है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा कि बेसिन में रहने वाले लोगों को यानी कि मुख्य भोजन क्या है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीआरई 1 में आया था। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर, यानी कि वेदिका क्या है, इस पर एक प्रकार की खेती है। और वेदिका खेती क्या है समझते हैं, तो वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलान, यहाँ से बड़े बड़े जो ढलान होते हैं, ढलानों पर क्या होता है, समतल सतह बनाकर, यानी अपने से क्या किया जाता है, वहाँ पे समतल बना दिया जाता है। जैसे ये क्या है, ढलान है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, समतल बना दिया गया है। ठीक है, यानी समतल मतलब क्या होता है, एकदम प्लेन। समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो। अगर ये ढलान को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो पानी फसल को बहा के लेके चला जाएगा। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि वेदिका निम्नलिखित में से कौन वेदिका कृषि का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दे देगा। तो वेदिका मतलब फार्मिंग के बारे में हम लोग समझ गए कि ये ऊंचे ऊंचे मतलब ढलानों पे बनाया जाता है। ठीक है, हम लोग समझ गए इसको। अब देख, एक सींग वाले गेंडा, मगर, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, हम लोग ऊपर पढ़ लिए। अब चलिए, क्या आप जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवन मतलब पता है, जिसमें लवण पाए जाते हैं, जल में एक प्रकार के डॉल्फिन पाई जाती है। क्वेश्चन आ जाएगा कि डॉल्फिन कहाँ पे पाई जाती है, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र में कौन सी डॉल्फिन, जिसका नाम क्या है, स्थानीय भाषा में यानी वहाँ के भाषा में क्या बोलते हैं, सूसू बोलते हैं। ठीक है, और इसको अंधी डॉल्फिन भी कहा जाता है। सूसू की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। यानी देखिए डॉल्फिन का यहाँ पे मैप दिया गया है, पिक्चर। ठीक है, ये डॉल्फिन है और जिस मतलब पानी में ये रहती है उससे ये पता लगता है कि पानी कितना स्वच्छ है। ठीक है, तो रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इस प्रजाति को नष्ट कर देता है। यानी जिस पानी में सबसे ज़्यादा गंदगी हो जाते हैं यहाँ के डॉल्फिन मर जाते हैं। तो ठीक है, तो बस हम लोग को यहाँ से एक लाइन इंपॉर्टेंट मिला कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो होते हैं उसी में क्या पाए जाते हैं, इस प्रकार के डॉल्फिन पाए जाते हैं। और उस डॉल्फिन को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, तो सूसू बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, अंधे डॉल्फिन बोलते हैं। अब एक यहाँ पे केस दिया गया, देखिए, विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है जो मछलियों को विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उससे अपने साथी मछुआरों रविंद्र किशोर राजीव, ये नाम दिया गया, छापा झील में। ये झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार वैलिडिया हाइड्रिला मछलियों का भोजन करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, देखिए, झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार यानी जिसका नाम क्या है, खरपतवार का वैलिनेरिया हाइड्रिला, ये क्या है, दो क्या है, खरपतवार है, मछलियों का भोजन करते हैं। यानी ये जो होते हैं खरपतवार, ये मछलियों को ही खा जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ से कि निम्नलिखित में से ऐसे कौन से खरपतवार या पौधे हैं जो मछली को ही खा जाते हैं, तो वैलिनेरिया है और हाइड्रिला है, मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। ठीक है, जो झील के आसपास की जो क्या है, झील के आसपास की भूमि जो होते हैं उपजाऊ होते हैं, बहुत सारे उसमें फसल उगते हैं। वह इस ज़मीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखा था, शायद हमने मिस्टेक कर दिया,
झील के उगने वाले स्थानीय खरपतवार यानी ये जो है मछलियों का भोजन बनते हैं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हमने गलती पढ़ा दिया कि ये जो 2 प्रकार के खरपतवार है इसको मछली खाता है, ना कि ये मछली को खाते हैं। ठीक है, तो ये वेलिनेरिया और हाइड्रिला जो है ये इसी को क्या खाते हैं, मछली अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ से एक इम्पोर्टेंट लाइन निकल के आता है। क्या आप जानते हैं सार्वभौमिक स्वच्छता, सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी जगह। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। अब देखिए, एक बार ये शायद TRE 1 या TRE 2 में क्वेश्चन आया था कि स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किसके लिए, किसके उपलक्ष्य में, या ऐसे कुछ क्वेश्चन था कि मनाया जाता है। तो बहुत सारे लोग महात्मा गांधी मतलब बना दिए थे क्योंकि वो स्वच्छता का सपोर्टर थे। तो जी नहीं, ये हमारे देश के माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही उद्घाटन किया है। और कब हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 को ये हुआ था। ये किसका उद्घाटन, स्वच्छ मिशन भारत का शुभारंभ किया गया था। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। अब देखिए, ये बस है कि मतलब जो मछली है वो ये झील है उनके बारे में दिया गया है, कैसे साफ रखना है इसको। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े बड़े शहर हैं, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक है, इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में जाता है, जिससे नदी प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बस याद कर लेना है कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। यह लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। चित्र दिया है गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी शहर, यानी बनारस का ये शहर है जो गंगा नदी के तट पर है। क्वेश्चन आ जाएगा कि बनारस किस नदी के तट पर स्थित है, तो बनारस गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुव्यवस्थित है। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी की पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। मैदानी क्षेत्रों में कई बड़े बड़े हवाई पतन भी है, यानी इसमें हम लोग को कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, वहाँ पे कैसे सुविधा उपलब्ध है वो दिखाया गया है। पर्यटन का मतलब होता है जो लोग घूमने आते हैं किसी जगह को। ठीक है, यानी हम लोग ताजमहल देखने गए तो हम लोग क्या हो गए वहाँ के पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, बिल्कुल बनेगा कि जो आगरा में है ताजमहल कहाँ पे है, तो ये यमुना नदी के किनारे है, आगरा में है। ठीक है, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, यानी कि क्वेश्चन बन जाएगा कि बौद्ध स्तूप कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप है। ठीक है, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम में क्या है, काजीरंगा जो वही एक सिंग वाले गेंडे पाए जाते हैं, मानस वन्य जीव अभ्यन, ठीक है, अभ्यवन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजाति संस्कृति जैसे कई दार्शनिक स्थल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से लाइन है, यहाँ पे आप लोग नोट बिल्कुल 100% कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ताजमहल कहाँ है, यमुना नदी के किनारे क्या है, उत्तर प्रदेश में मतलब बौद्ध स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में पाए जाते हैं। एक काजीरंगा कहाँ है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं गंगा नदी के संरक्षण के लिए यानी बचाव के लिए नमामि गंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन मैं लिख के दे रहा हूँ, इसमें से और ऊपर वाले में से एक किसी न किसी शिफ्ट में आएगा। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है, यानी क्वेश्चन आएगा कि नमामि गंगे कार्यक्रम किसको बचाने के लिए किया गया है, किस नदी को बचाने के लिए किया गया है, तो गंगा नदी को बचाने के लिए नमामि गंगे उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अब चलिए बस ख़त्म हो गया, अब इसमें हम लोग कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। टूकन क्या है, तो हम लोग पढ़ लिए कि अमेज़न में पक्षी पाए जाते हैं जो टूकन है, तो टूकन क्या है, पशु नहीं है, फसल नहीं है, क्या है, पक्षी है। मैनिकॉय कहाँ का प्रमुख भोजन है, तो कहाँ का है, अमेज़न का। कोलकाता किस नदी पर है, हुगली। ठीक है, देवदार एवं फर किस प्रकार हैं, तो ये क्या है, देखिए पर्णपाती हैं कि शंकुधारी हैं, तो शंकुधारी हैं कि छुप है। बंगाल टाइगर कहाँ पे मिलते हैं, हमने सारा मतलब इसको कवर कर लिया है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा अगर आप लोगों ने इसको डिटेल्स में देखा होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो फिर आपको नोट्स मिल जाएगा, उससे आप लोग ले लीजिएगा। रही बात कि आप लोगों को नोट्स कहाँ मिलेगा, तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी नंबर दे दिया है, इस नंबर पर आप लोग हाई नोट्स करके आप लोग
इस नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, चार्ज है, पेड नोट्स है ये। 9199571242। या तो खुद से आप लोग नोट्स बनाइए, नहीं तो आपको 6 to 10 क्लास 6 to 10 NCERT और SCERT का नोट्स 299 वाली में मिल जाएगा। 299 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। या तो आप लोग खुद से बनाइए नोट्स, या तो फिर आपको एकदम बेहतरीन नोट्स आप लोगों को हैंड रिटन में मिल जाएगा, और लाइन बाय लाइन NCERT और SCERT को ही कवर किया मिलेगा। बहुत सारे लोग नोट्स लेके उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो जिनको भी नोट्स चाहिए आप लोग हाय हेलो करके इस नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं। चलिए, जय हिंद जय भारत। इसके बाद वाली क्लास में हम लोग क्लास 7 का पूरा कंप्लीट कर लेंगे ज्योग्राफी, यानी कि इसमें 7 चैप्टर है, जिसमें आज हम लोग को छठा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इसके बाद एक लास्ट चैप्टर बचा है, उसको कंप्लीट करके फिर हम लोग क्लास 8 का स्टार्ट करेंगे। जय हिंद जय भारत।